हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सब। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के साथ ओपन करना चाहता हूं। बच्चों ये याद रखिएगा, आज 29 तारीख है और जैसे कि आपको पता भी होगा, बट क्या होता है ना, कभी कभार हम लोग बस लास्ट दिन के लिए वेट करते हैं। तो आज दो चीजों का लास्ट दिन है एक साथ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। एक तो अनअकैडमी में जो 50% ऑफर चल रहा था ऑफ ऑन सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट, उसका भी आज लास्ट डे है। और साथ ही साथ सीए इंटरमीडिएट की रजिस्ट्रेशन कराने का भी आज आखिरी दिन है। ठीक है, आज रात को 12 बजे नवंबर 24 के लिए रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी। तो आप लोग जिन्होंने भी किया है प्लीज कर लीजिए, नहीं बाकी है तो भी कर लीजिए। और बस फॉर्म पर एस लिखा हुआ आ जाए ना सबमिटेड, तो उतना काफी है। मतलब इसका ये मतलब नहीं है रजिस्ट्रेशन करने का कि आपको अप्रूवल भी अभी चाहिए आईसीआई से। वो तो इतनी जल्दी नहीं मिलेगा आपको, एक हफ्ता 10 दिन लगता है वेरिफिकेशन में। तो आप बस अपने एंड का काम खत्म कर लीजिए बाय 29th इटसेल्फ। इस चेतावनी के साथ अब हम लोग सीधे अपने एक बार ऑडियो वीडियो सारी चीजें चेक कर लेते हैं। माइक वाइक बढ़िया क्लियर है, तो चलते हैं अपने जहां पर अपने कर रहे थे। हम लोग जो लास्ट डिस्कशन किए थे वो ये था कि वेरिएशन ऑफ वोटिंग राइट्स 48 में बात कर रहे थे कि अगर आपको वेरिएशन करना है तो जिस क्लास की मीटिंग करनी है, मतलब जिस क्लास के वोटिंग राइट्स आपको ऑल्टर करने हैं, उनकी आप एक मीटिंग बुलाओ, उनके बीच में रेजोल्यूशन पास कराओ। 3/4 अगर अग्री कर जाते हैं तो ऑल्टरेशन हो जाएगा। अब जो लोग अग्री नहीं कर रहे, अगर उनकी ताकत, उनके समूह में इतनी ताकत है कि वो 10% तक की ताकत होल्ड करते हैं अपने अंदर, तो वो 21 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं। और वहां जाके ट्राइब्यूनल अगर डिक्लाइन करता है वेरिएशन को, तब तो ठीक है, सब कुछ वैसे ही चल गया। लेकिन अगर ट्राइब्यूनल अलाउ कर देता है वेरिएशन को, देन द कंपनी विल हैव टू पे द डिसेंटिंग शेयर होल्डर। मतलब जो शेयर होल्डर आपसे अग्री नहीं किया है उसको आपको पेमेंट देकर रफा दफा करना होगा। रफा दफा करने का मतलब आपको उसको बाय बाय कहना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है अगला अगला सिनारियो। ठीक है, अब आता है अगला सिनारियो, जो आता है सेक्शन नंबर 49 तो नहीं, सेक्शन 50। सेक्शन 50 या 50 बोलते हैं प्यार से। तो ये सेक्शन 50 किस बारे में बात करता है? ये बात करता है कॉल्स इन एडवांस के बारे में। ये बात करता है कॉल्स इन एडवांस के बारे में। ठीक है, कि ये कॉल्स इन एडवांस क्या होता है सर? कॉल्स इन एडवांस मतलब पैसा पहले मंगा लेना, शेयर कैपिटल के ऊपर पूरा पैसा पहले ही आस्क फॉर कर लेना। ठीक है, पहले ही आस्क फॉर कर लेना पूरा का पूरा पैसा। सर आज की डेट में तो पूरा का पूरा कॉल्स इन एडवांस ही होता है। कंपनी जैसे ही शेयर इशू करती है पूरा पैसा पहले ही मांग लेती है शेयर होल्डर से। बट कुछ कुछ चीजें होती है ना, किताबों में है तो हमें करनी पड़ती हैं। ये कॉल्स इन एडवांस एक वैसा ही टॉपिक है। तो क्या कंपनी कॉल्स का पैसा एडवांस में ले सकती है? यस, यस, द कंपनी कैन कॉल मनी ड्यू, can call money due on calls, can call money due on calls in advance। वो एडवांस में वो पैसा मांग सकते हैं, उनके पास ये पावर रहती है। अब जब एडवांस में पैसा मांगते हैं तो आदमी बोलता है क्या हमको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे? तो मैं पहले ये चीज क्लियर कर देता हूं, नो एक्स्ट्रा वोटिंग राइट्स। तो उधर से बंदा बोलता है अच्छा सर मैंने पहले दिया तो क्या मेरे को थोड़े से डिविडेंड राइट मिलेंगे ज्यादा? नो एक्स्ट्रा डिविडेंड राइट्स। एक्स्ट्रा मैं हटा लिख दूं वरना बच्चे सोचेंगे डिविडेंड भी नहीं मिलता। डिविडेंड मिलता है, नो एक्स्ट्रा डिविडेंड राइट। मतलब तुमको कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर तुमने कॉल्स इन एडवांस दे दिया तो अब तुम बोलोगे भैया हम दूसरों से अलग हो गए, हम एलियन हो गए, अब हमको ज्यादा ज्यादा दो। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक चीज डेफिनेटली आपको मिलेगी, वो है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। सर ये जो इंटरेस्ट है ना, ये किसी भी परसेंटेज पर हो सकता है, लेकिन एक टेबल एफ है, ठीक है, जो ये बोलता है कि टेबल 18 ऑफ, मतलब रेगुलेशन 18 और टेबल एफ है जो ये बोलता है कैनॉट एक्सीड 12% पर एनम। मतलब 12% पर एनम से ज्यादा नहीं हो सकता आपका, वो मैक्सिमम है। ठीक है, 12% पर एनम मैक्सिमम है।
ये 12% के रेट से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन कोई एक्स्ट्रा वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा डिविडेंड नहीं मिलेगा। लेकिन सर यहां पर ना एक चोर दरवाजा है, ठीक है, हम इसको ना लिटरली चोर दरवाजा बोलते हैं। ऐसा करके हम एक दरवाजा भी बना देते हैं पढ़ाते टाइम। ये एक ऐसा चोर दरवाजा है, और इस चोर दरवाजे के उस तरफ पता है कौन बैठा है? इस चोर दरवाजे के उस तरफ बैठा है सेक्शन 51। सेक्शन कौन सा? सेक्शन 51। ये सेक्शन 51 बोलता है एक बहुत ही अनयूजुअल केस हो सकता है जिसमें आपको एक्स्ट्रा डिविडेंड मिले। मैंने बोला कैसे? बोलता है मान लीजिए सर, अगर आपकी कंपनी, अगर कंपनी पेड अप वैल्यू पर डिविडेंड दे दे, यूजुअली कंपनी क्या करती है, फेस वैल्यू पर डिविडेंड देती है, लेकिन अगर कंपनी पेड अप वैल्यू पर डिविडेंड दे दे, ठीक है, तो उस केस में, उस केस में अगर कंपनी पेड अप वैल्यू पर डिविडेंड दे दे और शेयर्स पार्टली पेड अप है, शेयर्स पार्टली पेड अप है, सिंस नॉट फुल्ली कॉल्ड, क्योंकि अभी तक कंपनी ने उस पर पूरा पैसा नहीं मांगा, तो जिसने एडवांस में पेमेंट किया है ना, होल्डर हु पेड एडवांस गेट्स मोर डिविडेंड, गेट्स मोर डिविडेंड। सर एक छोटा सा एग्जांपल, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल, फेस वैल्यू 100 रुपए की है, कंपनी ने अभी तक कॉल किया है, कॉल्ड अप 60, ठीक है, एक शेयर होल्डर है, इस शेयर होल्डर ने पूरा 100 पेड अप कर दिया है। कंपनी अगर 10% डिविडेंड डिक्लेयर करती है, रेस्ट को मिलेगा, ठीक है, 60 इंटू 10%, 6 रुपया पर शेयर। लेकिन ये कॉल्ड अप वाले को, एडवांस वाले को, इसको मिलेगा 100 रुपया इंटू 10, 10 रुपीज पर शेयर। तो हाँ, यही एक चोर दरवाजा है एकमात्र अंडर सेक्शन 51 जिसमें आपको पेड अप वैल्यू पर बोनस मिल सकता है। सो दैट इज सेक्शन नंबर 51, ठीक है, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। उसके बाद सर सेक्शन 52 आता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये बात किस बारे में करता है, बहुत ही घातक टॉपिक के बारे में बात करता है। सेक्शन 52, यूज ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम, कि सर ये जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है, ठीक है, इसका यूज क्या होता है? तो पहले एक चीज क्लियर कर देते हैं, क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व है? इज इट अ फ्री रिजर्व? द आंसर इज नो। ये फ्री रिजर्व बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये फ्री रिजर्व इसीलिए नहीं है क्योंकि इसको आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज नहीं कर सकते, तो नो, इट इज नॉट अ फ्री रिजर्व। तो सर फिर क्या चीज के लिए यूज होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम? तो इन्होंने दो बाइफरकेशन की है। कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, 5 ऐसे आइटम हैं, 1 2 3 4 5, जिनके लिए कंपनीज एक्ट आपको अलाउ करता है सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज करना। और फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 133। अब कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो, मतलब जो कंपनियां अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं अंडर सेक्शन 133। ये 133 कौन चीज का सेक्शन है? 133 है कंपनीज एक्ट का ही सेक्शन है। ये चैप्टर नंबर 9 में आएगा अपना, ठीक है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं उनके लिए सिर्फ 3 ही ऐसी जगह है जहां वो सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और ये काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो सर क्या क्या चीजों के लिए यूज किया जाता है सिक्योरिटीज प्रीमियम? अब यहां पर कंपनीज एक्ट अलाउ किसको किसको करता है, सुनो। कंपनीज एक्ट किसको किसको अलाउ करता है? बोनस शेयर्स इशू कर सकते हैं आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से,
बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं। अब देखो सर, ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करने के लिए ना कंपनीज एक्ट अलाउ करता है, लेकिन ये चीज एएस में नहीं लिखी हुई। उसका रीजन क्या है पता है? उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देखोगे फाइनल अकाउंट्स वाले टॉपिक में, तो उसमें वो शेड्यूल 3 में ऑलरेडी आपको दिखा देते हैं कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का पैसा है उसको वो रिजर्व्स एंड सरप्लस से लेस करके दिखा देते हैं ऑलरेडी, कि बोलते हैं सर ये प्री इनकॉर्पोरेशन खर्चा ये तो ऑलरेडी किया हुआ है, इसको बैलेंस शीट में लिख के फायदा नहीं है, इसको हटाओ, एक ही बार में राइट ऑफ करके हटाओ वंस इन फॉर ऑल। और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही ये बात बोलता है करने के लिए, छोटे में आपने किया भी होगा, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट और कमीशन, डिस्काउंट या कमीशन ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, ये इधर भी अलाउ होता है। डिस्काउंट, आप बोलोगे सर शेयर्स इशूड एट डिस्काउंट, नहीं सर वो तो हो ही नहीं सकता। डिस्काउंट वर्ड डिवेंचर के लिए यूज हुआ है और कमीशन वर्ड शेयर के लिए यूज हुआ है, अंडरराइटिंग कमीशन जिसको बोलते हैं। और अंडरराइटिंग कमीशन तो डिवेंचर में भी हो सकती है, डिवेंचर में 2.5 है, ठीक है, चैप्टर 3 में रिवाइज कराया था, डिवेंचर में 2.5 है और शेयर्स में 5% है। फिर आया टॉपिक नंबर 4, मतलब पॉइंट नंबर 4, प्रोवाइडिंग फॉर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस एंड डेट। देखो सर, जब आप रिडेम्पशन करते हो, इशू तो एट अ प्रीमियम होता ही है, साथ ही साथ रिडेम्पशन भी एट अ प्रीमियम होता है। साफ साफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोहिबिट करता है दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम शैल नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय अ कंपनी फॉलोइंग 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रीमियम। सो यही ये दो चीजें हैं जो अलग हैं, ठीक है। तो इनको खासम खास करके याद कर लेना कि यही ये दो चीजें हैं जो अलग हैं, एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंस वाली चीज और एक प्रोवाइडिंग रिडेम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ये दोनों चीजें एएस में अलाउड नहीं है अंडर सेक्शन 133, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी इनको अलाउ नहीं करता, इसीलिए एएस में भी 133 जो लोग फॉलो करते हैं उनको ये अलाउड नहीं है। अदर देन दैट जो कंपनियां एएस नहीं फॉलो करती वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग उसको सेट ऑफ कर सकती है। फिर आया सर बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स अंडर सेक्शन 68, ठीक है, ये दोनों तरफ अलाउड है, ये दोनों तरफ अलाउड है, ये दोनों तरफ अलाउड है, ठीक है। तो ये हो गया सेक्शन 52, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 53 इज रिलेटिवली वेरी इजी, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 53 कोई सेक्शन नहीं है एक्चुअली, ये एक तरह की रोक है। बोलते हैं ना कभी कभार कोई कोई चीज रोकने के लिए सेक्शन बनाया जाता है, तो सेक्शन 53 बेसिकली एक प्रोहिबिशन है, ये प्रोहिबिट करता है, प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, कि भैया आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। इट इज अ प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, सॉरी प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, ठीक है, कि कंपनी डिस्काउंट पर शेयर्स इशू नहीं कर सकती, ठीक है। अगर कंपनी ये करती हुई पाई जाती है, ठीक है, तो कंपनी कंपनी एंड ऑफिसर ऑफिसर इन डिफॉल्ट, कंपनी एंड ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ऑफिसर इन डिफॉल्ट दोनों को, कंपनी
और उसका जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है, दोनों को, सॉरी, पेनल्टी लगेगी, दोनों को पेनल्टी लगेगी। ठीक है, पेनल्टी का अमाउंट कितना होगा? अमाउंट रेज्ड और 5 लाख, विच एवर इज लोअर। अमाउंट रेज्ड और 5 लाख, विच एवर इज लोअर, WEL। ठीक है, पर ये कब होगा? ये कब होगा? इफ कंपनी डिफॉल्ट्स। इफ कंपनी डिफॉल्ट्स। ठीक है, ये तब देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो सर, ये तो तुमने ये तो पेनल्टी हुआ। ठीक है, हमेशा याद रखना, ये एक चीज हमेशा, जब भी इन्वेस्टर के साथ कोई कंपनी गलत करेगी ना, तो कंपनी के ऊपर दो धारी तलवार चलेगी। एक को अपना पेनल्टी भी देना पड़ेगा, क्योंकि पेनल्टी का पैसा बच्चा सोचता है क्या, मैं बताता हूँ, बच्चा सोचता है पेनल्टी का पैसा इन्वेस्टर को जाता है, वो तो तुमने क्राइम किया है। ठीक है, अब देखो, तुम अगर सिग्नल तोड़ देते हो तो पुलिस वाला तुमसे 500 रुपया लेता है, आई अच्छा वाला 500 रुपया लेता है, तो वो पैसा पुलिस वाले को थोड़ी ना मिलता है, ये सिग्नल को थोड़ी ना मिलता है। ठीक है, अब मान लो तुमने सिग्नल क्रॉस करके किसी आदमी को मार दिया, मतलब धक्का दे दिया या मार दिया या उसका पैर वैर तोड़ दिया, तो उसके रिपेयरिंग का खर्चा तुम अलग दोगे, और जो फाइन तुमने किया है सिग्नल तोड़ने का, रैश ड्राइविंग का, वो तुम सरकार को दोगे, तो ये पेनल्टी सरकार के पास गया। व्हाट अबाउट द इनोसेंट इन्वेस्टर? उसको भी तो देना पड़ेगा। रिफंड ऑफ ऑल मनी विद इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर annum। ये 12% आपका तीसरी बार आया है। ये 12% प्राइवेट प्लेसमेंट में भी था, ये 12% आपका इधर भी है कॉल्स इन एडवांस में, और ये 12% प्रोहिबिशन टू इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट भी है। लेकिन इसमें क्या पता है, बच्चा कभी कभी कंफ्यूज होता है क्या, कि सर ये इसके बाद एक सेक्शन आता है स्वेट इक्विटी, उसमें भी तो आप शेयर्स एट अ डिस्काउंट करते हो। सर स्वेट इक्विटी जो है ना, वो इसका एक तरह से एक्सेप्शन मान लो। ठीक है, जो इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी है ना, वो इसका एक्सेप्शन है, इट्स द एक्सेप्शन टू दिस रूल। इसका एक्सेप्शन क्या है? इशू ऑफ स्वेट इक्विटी अंडर सेक्शन 54, जो अभी हम लोग इसके बात करेंगे, अंडर सेक्शन 54। मतलब क्योंकि वहां पर ना शेयर्स एट अ डिस्काउंट अलाउड है। ठीक है, 52 हुआ। नाउ लेट्स कम टू सेक्शन 54। इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। सर पहली बात ये समझिएगा, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते क्या है? ये शेयर्स हैं जो इशू किए गए हैं एट अ डिस्काउंट, एट अ डिस्काउंट या फ्री फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश। और ये किसको दिए गए हैं? ये दिए गए हैं इंप्लॉइज ऑफ द कंपनी को। क्यों दिए गए हैं? क्योंकि ये इंप्लॉय ने आपको कोई इंटेलेक्चुअल प्रोप्राइटरी राइट या कोई नो हाउ या कोई
एसेट के एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड करवाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है और वो किताब लिखने के बाद उसने वो किताब कंपनी के नाम पर कर दी है कि भैया ये किताब कंपनी के नाम से जाएगी, मैं अपना पर्सनल नाम नहीं लगाना चाहता इसमें। अगर ऐसा कुछ किया है तो कंपनी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ द गुड वर्क दैट द पर्टिकुलर पर्सन हैज डन, उसको ये देती है। ठीक है, उसको ये देती है। अब बेसिकली देखो सर, यहां पर हो क्या रहा है, आपने अपने एफर्ट की वजह से कंपनी के लिए एक एसेट क्रिएट किया है। बेसिकली क्या किया है, आपने अपने एफर्ट से कंपनी के लिए एक एसेट क्रिएट किया है और कंपनी आज उस एसेट क्रिएशन के लिए आपको बेसिकली थैंक यू बोल रही है। ठीक है, क्योंकि आपने आज जो एसेट बना के दिया उससे आने वाले टाइम में कंपनी काफी दिन तक पैसा कमाएगी। ठीक है, आपने तो आज दे दिया, आपने कंपनी के लिए इंटेलेक्चुअल प्रोप्राइटरी राइट बना दिए। अब कंपनी उस इंटेलेक्चुअल प्रोप्राइटरी राइट को यूज करके आगे बहुत साल तक पैसा बनाएगी। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी तुमको एक छोटा सा रिवॉर्ड दे रही है। आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन स्वेट इक्विटी का आपके, अरे सॉरी, अभी देखो ये भगवान का इशारा था। देखो सब मानने पर है, हमने मान लिया भगवान का इशारा था, भगवान ने दे दिया। तुम नहीं मानोगे तो ये इशारा नहीं है, सब मानने पे है। मानो तो हर चीज में इशारा है, ना मानो तो किसी में भी नहीं है। सब मानने पे ही तो है एट द एंड ऑफ द डे। हुआ सर, अब इससे आगे बढ़ते। सेक्शन 54 हो गया। सर सबसे पहली चीज ना, बच्चे यहाँ पर हमको एक चीज पूछते कि सर ये जो शेयर्स मिलेंगे, ये मतलब क्या इनमें कुछ कमी होगी, मतलब इनमें कुछ कम होगा, इसमें राइट कम मिलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप ये याद रखो, आपने कंपनी के लिए कुछ किया है, कंपनी आपको धोखा थोड़ी ना देगी। सो इट विल बी एट इक्वल स्टैंडिंग, एट इक्वल स्टैंडिंग विद अदर इक्विटी। मतलब जो आपके बाकी इक्विटी हैं उसके साथ ये सेम स्टैंडिंग पर होगी। एट इक्वल स्टैंडिंग विद अदर इक्विटी। ठीक है, विद अदर इक्विटी, उसके साथ सेम सेम लेवल पर स्टैंड करेगी, कंधे से कंधा मिला के। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये मेरे से पूछते हैं कि ये इंप्लॉय कौन होना चाहिए, क्या कोई भी इंप्लॉय होने से चलेगा? देखो सर, पहली बात, वो इंप्लॉय परमानेंट होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वेदर वो इंडिया में काम कर रहा है या इंडिया के बाहर कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर हो, होल टाइम हो, नॉट होल टाइम हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। और सर इंप्लॉय और डायरेक्टर जो है ना, वो आपकी अपनी कंपनी का भी हो सकता है या आपके एचएसए का भी हो सकता है, होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी का भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब क्या बोला सर, ये आदमी क्या क्या होना चाहिए? एक तो परमानेंट होना चाहिए, ठीक है,
परमानेंट होना चाहिए। अगर इंप्लॉय है तो चाहे होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो, एसोसिएट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे इंडिया में हो और आउटसाइड, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बस एक चीज से पड़ता है, वो आदमी एम्प्लॉय होना चाहिए, बस, और कोई चीज नहीं। ठीक है, तो होगा क्या सर, कंपनी क्या करेगी, सबसे पहले कंपनी एक कॉल जनरल मीटिंग, ठीक है, उसमें कंपनी एसआर पास करेगी। ठीक है, एसआर में कंपनी डिटेल्स क्या चीज प्रोवाइड करेगी, नंबर ऑफ शेयर्स, उस पर डिस्काउंट कितना है, और भैया किसको दे रहे हो, कौन से एम्प्लॉय को मिल रहा है, क्या डेजिग्नेशन है उसका, क्योंकि अब वो हमारे साथ बैठेगा ना बोर्ड में, तो किसको मिल रहा है, क्या डेजिग्नेशन है उसका। ठीक है, ठीक है, ये जो एक एसआर है, दिस विल रिमेन वैलिड फॉर 12 मंथ्स। मतलब सर, जिस दिन आपने एसआर दिया ना, उससे 12 महीने के अंदर ये अलॉटमेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं 2-3 साल लग जा रहे हैं कि आदमी को शेयर इश्यू करने में। ठीक है, अब ये जो एम्प्लॉय जिसको शेयर मिलेगा ना, इसके पास एक लॉक इन है। लॉक इन क्या है समझाता हूं, और क्यों है वो भी समझाता हूं। लॉक इन पीरियड है 3 इयर्स का। मतलब क्या है, जिस दिन इसको शेयर मिले, या 3 साल तक बेच नहीं सकता। ठीक है, जिस दिन इसको शेयर मिले ना, ये 3 साल तक बेच नहीं सकता, 3 साल तक इसको होल्ड करके बैठना पड़ेगा। मतलब अगर 2021 में इसको जनवरी में मिला, फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट 2021 जनवरी से 22, 23, 24, 2021 एक से 24, 2 जनवरी 2024 को ही बेच सकता है, उसके पहले नहीं बेच सकता। ये क्यों करते हैं पता है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे ना, तो किसी को हमने शेयर दिए, वो मार्केट में जाके शेयर बेच देगा, धड़ से पूरे के पूरे मेरी मार्केट की वैल्यू और शेयर की वैल्यू कोलैप्स कर जाएगी। उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए हम लोग ये एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेते हैं कि ऐसी हरकतें ना हो। ठीक है, अब आते हैं सर नंबर ऑफ शेयर्स पर। तो यहां पर भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। यहां पर रिस्ट्रिक्शन ये है कि कंपनी जो स्वेट इक्विटी इश्यू कर रही है ना, should not be more than 15%, should be less than equal to 15% और 5 crore विच एवर इज हायर। मतलब क्या है, एक लिमिट कंपनी ने सेट कर दी, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। लेट्स से मेरा पेड अप कैपिटल, ठीक है, लेट्स से मेरा पेड अप कैपिटल लेट्स से मेरा पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है। 15% ऑफ 100 करोड़ 15 करोड़ जाएगा, 15 करोड़ और 5 करोड़ विच एवर इज हायर। तो मतलब हम 15 करोड़ से ज्यादा का इश्यू स्वेट इक्विटी में नहीं निकाल सकते। लेकिन याद रखो सर, दिस इज इन 1 फाइनेंशियल ईयर। अभी क्योंकि हम एक और लिमिट दिखाएंगे आपको। अच्छा, और ओवरऑल एट एनी टाइम overall at any time shall be less than equal to 25% of paid up share capital। मतलब सर कहने का क्या है, एक बार जब आप इश्यू कर रहे हो, वो 15% और 5 करोड़ विच एवर इज हायर से ज्यादा नहीं हो सकता एक फाइनेंशियल ईयर में। और आपको यह भी ध्यान देना है कि ओवरऑल कभी भी 25% से ज्यादा ना चला जाए। ठीक है, मतलब इस बार तो मैंने 15 करोड़ कर दिया, ठीक है, अब मेरे को यह भी देखना है कि अब 15 करोड़ का इनका इश्यू हो चुका,
ठीक है। अब फ्यूचर में कभी भी ये 25% से ज्यादा नहीं हो सकता कैपिटल का एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन सर क्योंकि स्टार्टअप कंपनी में स्टार्टअप कंपनी में इन फर्स्ट 10 years, अगर अरे स्टार्टअप तो आप तभी होगे ना जब इन फर्स्ट 10 years आपका ये क्या बोलते हैं इससे थोड़ा कम हो। फर्स्ट 10 year में स्टार्टअप तो आप तभी होगे जब आपका फर्स्ट 10 years में जो टोटल कैपिटल है वो 50%, मतलब क्या बोलते हैं जो 100 करोड़ से 10 साल में कभी भी क्रॉस ना किया करो। तो अगर आप स्टार्टअप कंपनी है तो आपके ये लिमिट अप टू 50% अलाउड है ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। क्योंकि उसमें क्या होता है ना, जो इनिशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जो इनिशियल लोग होते हैं, वही कंपनी को कुछ ना कुछ देते हैं यूनिक का, खुद ही डिजाइन कर रहे हैं सिस्टम या खुद ही मैनेज कर रहे हैं, तो कंपनी उन्हीं को एज, अब सैलरी तो दे नहीं सकती क्योंकि इनिशियल पैसा है नहीं, तो कंपनी के ही शेयर दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्वेट इक्विटी। तो ऐसे याद रखना 15, 25, 50। 15 है वन टाइम, 25 है ऑल टाइम और 50 है स्टार्टअप। 15, 25, 50 क्या है सर? 15, 25, 50 क्या है? 15, 15, 25, 50। 15, 25, 50 हो गया। 15, 25, 50 यहां तक कोई भी डाउट? एनी डाउट व्हाटसोएवर? अब मौका है, एक बार स्वेट इक्विटी वाला खत्म हुआ। ये स्वेट इक्विटी पर ना, इसको मैं यहाँ पर हमेशा लिखता हूँ, इसलिए एक बार यहाँ पर भी एक बार डाल देता हूँ। इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर शॉर्ट नोट। और पहले ना नहीं होता था बट अब ये जरूरी हो गया है, एंड एमसीक्यू। क्योंकि पहले जब तक एमसीक्यू नहीं था तब तक तो ठीक था, लेकिन ये जो तीन लिमिट है ना 15, 50, 25, 50, इसके लिए एमसीक्यू बहुत जरूरी है। और जब किसी चीज में बहुत ज्यादा नंबर्स आ जाए ना, तो हमेशा क्या किया करो, एक टिप दे रहा हूँ, उसके बगल में ना एक स्टिकर लगा लिया करो, और वहां पर ना उस सेक्शन में जितने नंबर आए सबको लिख डालो फॉर वंस। जैसे एक बार 12 months आया था, एक बार 3 years आया, एक बार 15% आया, एक बार 25% आया, एक बार 50% आया। एक बार के लिए लिख दो, ठीक है। और ये सारे के सारे पेड अप शेयर कैपिटल से रिलेटेड थे। और एक नंबर आया था 5 करोड़। अब इससे ना आपको याद रहेगा कि इस सेक्शन में 12, 3, 15, 25, 50 और 5, मेरे पास 6 फिगर्स आए हैं इन टोटल। तो एग्जाम में गड़बड़ नहीं होगी और एमसीक्यू वाला बन जाएगा। स्टार्टअप कंपनी वाला मैंने वो वाला 10 साल वाली बात नहीं लिखी, ये इसमें 10 नहीं डाला, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब ही वही है जिसका पिछले 10 साल में किसी भी एक साल में टर्नओवर क्रॉस ना किया हो रिक्वायर्ड लिमिट को। इज इट डन? यहां तक निपट गए अपने? आइए सर, एक बार रिकॉर्डिंग चेक कर लें, हो रही है ना हमारी? वेरी गुड। अच्छा सर, उसके बाद आता है उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 57। 56 हो गया, ये क्या हो गया? स्क्रीन अटक गई।
अब आता है ये क्या हो गया, तो अब हम लोग जो अगला सेक्शन करने जा रहे हैं वो आएगा सर सेक्शन नंबर 56 और 55, सॉरी 50 कौन सा किया था, 54 किया था ना, 55 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सेक्शन 55 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, सेक्शन 50 की है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो सर ये सेक्शन क्या बारे में बात करता है, जो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वाला सेक्शन है ये किस बारे में बात करता है? ये बड़ा ही सरल और बड़ा ही सिंपल सेक्शन है, ठीक है। मुद्दा और टॉपिक ऑफ डिस्कशन पर आते हैं सीधा। सर आज के जमाने में इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते, ठीक है। द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच यू कैन इशू प्रेफरेंस शेयर्स इज 20 ईयर्स, ठीक है। उससे ज्यादा आप प्रेफरेंस इशू नहीं कर सकते, मैक्सिमम पीरियड 20 ईयर्स है, ठीक है। तो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रिडेम्पशन का मतलब है रिटर्निंग बैक द कैपिटल अमाउंट, रिटर्न ऑफ कैपिटल अमाउंट। अब इसमें भी सर एक बात याद रखिएगा, जो मैक्सिमम पीरियड है, ठीक है, जो मैक्सिमम पीरियड है वो 20 ईयर्स है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं, स्पेशली जो कंपनियां क्या चीज में एंगेज्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में एंगेज्ड हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में, इन कंपनियों के लिए जो टाइम पीरियड है वो है 30 ईयर्स। तो इसमें भी आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स 10% रिडेम्पशन एवरी ईयर होगा, 10% रिडेम्पशन एवरी ईयर होगा। मतलब सर बात ऐसी पकड़ लो, देखो अब बात समझो, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनियां होती है ना, उनके पास क्या है, उनकी जो पैसे ब्लॉकेज होती है वो लंबे पीरियड के लिए होती है, ठीक है। तो अब उनका क्या है सर, क्योंकि तुमको पता है कि इनमें पैसा लंबा ब्लॉक हो जाएगा लंबे समय के लिए, तो इनको बस एक बेनिफिट क्या दिया गया है कि आफ्टर 20 ईयर्स आप इंस्टॉलमेंट में रिफंड करिए। बाकी कंपनियों को करना पड़ रहा है 20 साल के बाद, वो इनको भी करना पड़ रहा है, वो उनको भी करना पड़ रहा है। फर्क बस इतना सा है कि इनको एक बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल गया है कि इनको 10 साल एक्स्ट्रा पैसा इंस्टॉलमेंट में रिफंड करने का मौका है, ठीक है। अच्छा सर, अब देखो सर, जब रिडेम्पशन या रिटर्न ऑफ कैपिटल की बात आई तो दो तरीके से हो सकता है ये, ठीक है। आउट ऑफ फ्री, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, मतलब कंपनी के पास आउट ऑफ फ्री रिजर्व नहीं लिखता मैं, आउट ऑफ प्रॉफिट्स लिखता हूं, या तो प्रॉफिट से या फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। वो किसी भी तरह के शेयर्स को इशू कर सकते हो आप, मतलब प्रेफरेंस के लिए प्रेफरेंस भी कर सकते हो, इक्विटी भी कर सकते हो, जैसा आप चाहो वैसा कर सकते हो, ठीक है। सर अगर आप आउट ऑफ प्रॉफिट कर रहे हो तो नॉमिनल वैल्यू के इक्विवेलेंट
नॉमिनल वैल्यू के इक्विवेलेंट आपको अमाउंट सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में। बाद में इस पैसे को आप यूज कर सकते हो फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ठीक है, इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। अगर आप फ्रेश इशू कर रहे हो तो सीआरआर बनाने की कंप्लायंस बिल्कुल नहीं फॉलो करनी है आपको, आप बिना सीआरआर के भी कर सकते हो। अब बात यहां पर एक नोट करके ये आती है कि सर मान लो अगर हम रिडेम्पशन कर रहे हैं एट प्रीमियम, नोट if redemption is at premium, if redemption is at प्रीमियम, ये फिर सेक्शन 52 वाली बात निकल के आ जाएगी। इफ रिडेम्पशन इज एट प्रीमियम, अगर आप एक कंपनी हो जो फॉलो कर रहा है 133, तब ये आप सिर्फ एडजस्ट कर पाओगे फ्री रिजर्व से प्रीमियम को। ठीक है, और अगर आप एक कंपनी हो, कंपनी नॉट फॉलोइंग 133 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो आप भैया इसको फ्री रिजर्व से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अंडर सेक्शन 52, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। सर अगर मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन हो गई कि आज प्रेफरेंस पेमेंट करने का टाइम आ गया, लेकिन हमारे पास प्रेफरेंस रिडीम करने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स है, शॉर्टेज ऑफ फंड्स है टू रिडीम प्रेफरेंस, तो ऐसे केस में कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या कर सकती है, अप्लाई टू ट्राइब्यूनल, ट्राइब्यूनल को अप्लाई करे परमिशन, परमिशन टू इशू फ्रेश प्रेफ टू रिडीम प्रेफ, मतलब फ्रेश प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं, जो बासी प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको रिडीम करने के लिए। साथ ही साथ इसमें आपको एग्जिस्टिंग प्रेफरेंस का भी, एग्जिस्टिंग अनरिडीम्ड प्रेफ का भी अप्रूवल चाहिए 3/4। अब हालांकि ये देखो, ये अप्रूवल पाना बहुत आसान होगा, क्यों, क्योंकि जो लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो तो ऑब्वियसली ये चीज में अप्रूव कर ही देंगे। ठीक है, और फिर उसको एक बार अप्रूवल मिला तो कंपनी क्या करेगी, फ्रेश प्रेफरेंस से पैसा उठाएगी, बासी वाले को पेमेंट करके हटा देगी, लो तुम्हारा पैसा तुमको मिल गया। ये है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का सेक्शन अंडर सेक्शन 55। शॉर्ट नोट की तरह पूछा जा सकता है, ठीक है, शॉर्ट नोट की तरह पूछा जा सकता है, याद रखिएगा एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। ठीक है, शॉर्ट नोट की तरह पूछा जा सकता है। सर सेक्शन 56 हम आपको ऑलरेडी बता चुके थे, वो शेयर सर्टिफिकेट की टाइमलाइन थी, ठीक है, 2216 वो ऑलरेडी बता चुके थे। 57 आपका नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स खुलेगा, जो है प्रोहिबिशन फॉर पर्सोनेशन। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आपको पसंद आया हो। कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आगे भी रिवीजन इसी तरीके से आते रहेंगे। बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से नहीं पाया था। आज मैं वापस आके आपका ये लेक्चर कंप्लीट करके, ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स गाइस, वी विल किल इट टुगेदर।